दिल्ली में सितंबर में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान नैनीताल में 2 दिनों में होटल कारोबारियों ने करीब 15 करोड़ का कारोबार किया। वो वक्त अभी आपको याद होगा ना, उस समय दरअसल दिल्ली में सब कुछ बंद किया गया था और शायद दिल्ली वालों ने सोचा ये सुनहरा मौका है, नैनीताल घूम आते हैं। और वहां पर कॉमर्शियलाइजेशन का इतना फायदा हुआ कि 2 दिनों में होटल कारोबारियों ने 15 करोड़ रुपए कमा लिया। ये महज आंकड़े नहीं है। 15 करोड़ हो सकता है कि आपको लगे कि वाह, लेकिन ये आंकड़े नहीं है, बल्कि ये सबूत है कि नैनीताल किस कदर सैलानियों के बीच लोकप्रिय है। ऐसे में जरूरत है नैनीताल को सहेजने की, संभालने की, इसकी सुंदरता को बरकरार रखने की। इसका इतना ज्यादा कमर्शियलाइजेशन और दोहन ना किया जाए कि एक बार ये फिर से संकट में घिरा है। इसलिए जरूरी था कि हम आपको आज नैनीताल की तस्वीर दिखाएं। लेकिन अब आपका गाइड अगली ओर बढ़ रहा है, यानी रुख हम करते हैं सियासी खबरों की ओर। सियासी खबर, क्या आपने कभी सुना है कि जो टीम मैनेजर हो, जिसकी जिम्मेदारी खिलाड़ियों को गाइड करने की हो, सही रणनीति बनाने की हो, विपक्ष की कमजोरियों को पहचान कर उसके खिलाफ काम करने की हो, उसे खुद खिलाड़ी के रूप में मैदान पे उतरना पड़े? भले ही खेल के मैदान में शायद ये संभव ना हो, लेकिन राजनीति के मैदान पर कुछ भी असंभव नहीं है। वो भी तब जब टीम की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे दिग्गज के हाथों में। दरअसल सोमवार देर शाम बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 39 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है और इस लिस्ट में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का भी नाम है। नरेंद्र सिंह तोमर, इनके पास ही एमपी बीजेपी चुनाव का प्रबंधन है और उम्मीदवारों के नाम तय करने का दारोमदार भी था। लेकिन अब जब दूसरी लिस्ट आती है तो खुद उनका भी नाम कैंडिडेट के रूप में है, यानी उम्मीदवार, प्रत्याशी के रूप में। नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा दूसरा चौंकाने वाला नाम केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का है। प्रहलाद पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। और तीसरा नाम है एमपी बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक 6 बार के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते का। इन तीनों केंद्रीय मंत्रियों के अलावा 4 सांसदों के नाम भी इसमें शामिल हैं। जबलपुर से सांसद है राकेश सिंह, सतना से सांसद है गणेश सिंह, सीधी से सांसद है रीति पाठक और होशंगाबाद से सांसद उदय प्रताप सिंह को भी विधानसभा के मैदान में उतारा गया। अब बीजेपी की इस लिस्ट में एक और चौंकाने वाला नाम शामिल है, बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का। कैलाश विजयवर्गीय की एमपी की राजनीति में फिर से इसे वापसी के तौर पर भी देखा जा सकता है। वैसे केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारना प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। एमपी चुनाव प्रचार की मेन स्टीयरिंग प्रधानमंत्री मोदी खुद संभालेंगे, लेकिन इसके पीछे का गुणा भाग क्या है, पूरे कैलकुलेशन को हम इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनाव के मैदान में उतारकर बीजेपी ने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह भर दिया और दूसरी ओर शिवराज सरकार को लेकर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को भी कम करने का दांव चल दिया। मध्य प्रदेश में बीजेपी की इस बदली रणनीति के पीछे प्रधानमंत्री मोदी की सोच है। प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि 2024 की जीत के लिए मध्य प्रदेश के किले को फतह करना बेहद जरूरी है। केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव के मैदान में उतारकर प्रधानमंत्री मोदी ने ये संदेश दे दिया है कि सभी बाहर निकले और अपने क्षेत्र को जिताएं। देखिए, जब आदमी ये सोच लेता है कि अब करो या मरो की स्थिति है, तो उसमें अपने एमपीज को, अपने मंत्रियों को सीधे मैदान में उतारना पड़ता है और वो छोटे लोगों से काम नहीं चल पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज दे चुकी है कि अब मैदान में जो भी कुछ है उसके पास रिसोर्स में वो सारे झोंकने को तैयार है, ताकि जो स्लाइड है उसको रोका जा सके। प्रधानमंत्री मोदी को करीब से जानने वाले ये भी कहते हैं कि मोदी आने वाले दिनों में और भी कई चौंकाने वाले फैसले ले सकते हैं। नरेंद्र मोदी पार्टी के अंदर और बाहर एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर देना चाहते हैं जिससे विरोधियों को जवाब भी मिल जाए और विधानसभा चुनाव में जीत का रास्ता भी फिक्स हो जाए। जब मोदी गारंटी देता है, जब मोदी गारंटी देता है, जब भाजपा गारंटी देती है,
तो वो जमीन पर उतरती है, घर घर पहुंचती है, हर लाभार्थी तक पहुंचती है। प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से अपने फैसलों से लोगों को चौंका देते हैं, इसकी झलक बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ में दिखी। प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से स्वागत कराने के बजाय सिर्फ महिलाओं से अपना स्वागत कराया। मंच पर भी सिर्फ महिलाएं ही प्रधानमंत्री का स्वागत करती दिखी। सोमवार की दोपहर में मध्य प्रदेश से आई इन तस्वीरों की चर्चा अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि दिल्ली पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी सियासी गुगली फेंक दी। ऐसी गुगली जिसे अपने भी समझ ना सके। विधानसभा उम्मीदवारों की लिस्ट में केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों का नाम देखकर दिल्ली से भोपाल तक एक ही चर्चा है, मोदी के इस चुनावी चक्रव्यूह को क्या कांग्रेस भेद पाएगी? वैसे बीजेपी की दूसरी लिस्ट में जो 39 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, वर्ष 2018 के चुनाव में बीजेपी उन्हीं सीटों में से 36 सीटें हार गई थी। इसलिए ये गणित बहुत अच्छे से स्टडी की गई और उसके बाद कहां किसको सेट करना है ये तय किया गया। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के इस दांव से कांग्रेस के अंदर खलबली मची हुई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अक्सर लीक से हटकर फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब भी कोई फैसला लेते हैं तो उसके पीछे कुछ न कुछ इम्पैक्ट रहता है। एक फुल प्रूफ सोची समझी रणनीति होती, स्ट्रैटेजी होती है। नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में उतारना प्रधानमंत्री मोदी की उसी रणनीति का हिस्सा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के चुनाव प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र सिंह तोमर पर है। नरेंद्र सिंह तोमर को भी बीजेपी मुरैना जिले से दिमनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा रही है और इसकी भी बड़ी वजह है, ऐसे नहीं है। इस इलाके का सियासी समीकरण इसकी बहुत बड़ी वजह है। दरअसल इस समीकरण को हम आपको समझा रहे हैं, इसे देखिए। दिमनी विधानसभा में 65,000 से ज्यादा राजपूत वोटर्स हैं और अनुसूचित जाति के करीब 48,000 मतदाता हैं। 2008 के बाद से बीजेपी यहां से नहीं जीती है, जबकि 1998 से 2008 तक बीजेपी दिमनी से जीतती रही है और 2013 में बीएसपी ने बीजेपी से इस जीत के हक को छीन लिया था। 2018 में कांग्रेस ने दिमनी सीट पर कब्जा कर लिया और नवंबर 2020 उपचुनाव में भी कांग्रेस को ही जीत मिली। तो दिमनी क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपने जान लिया, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर अभी मुरैना से सांसद है और मुरैना जिले में 6 विधानसभा की सीटें हैं और इन 6 में से 4 पर फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है और बीजेपी ने दिमनी सीट से नरेंद्र सिंह तोमर को उतारकर मुरैना जिले की सभी सीटों को साधने की कोशिश की है और दिमनी विधानसभा ग्वालियर चंबल क्षेत्र में आता है। मध्य प्रदेश के दरअसल इस क्षेत्र में विधानसभा की कुल 34 सीटें आती हैं और 2013 में बीजेपी ने 20 और कांग्रेस ने यहां पर 12 सीटें जीती थी, जबकि बाकी अन्य के हिस्से में गई थी। 2018 में बीजेपी 7 सीट पर आ गई और कांग्रेस ने 26 सीट जीत ली, एक अन्य के खाते में गई। 2018 में जब चुनाव हुए थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे, लेकिन अब वो बीजेपी में केंद्रीय मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, और नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव के मैदान में उतारकर बीजेपी ने ये श्योर विन का दांव खेला है। वैसे सिर्फ इतना ही नहीं, और भी चेहरे हैं जिनके सहारे बीजेपी दरअसल आगे की रणनीति तय कर रही है, यानी मध्य प्रदेश चुनाव के साथ साथ 2024 का समीकरण भी सेट हो जाए। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को नरसिंहपुर से उतारा है और प्रहलाद पटेल 5 बार से सांसद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लोधी समाज से पटेल साहब आते हैं और अब इस समय दमोह से वो बीजेपी के सांसद हैं। नरसिंहपुर सीट महाकौशल इलाके में आता है और नरसिंहपुर में तो बीजेपी का कमल खिलता रहा है, लेकिन पूरे महाकौशल इलाके के सियासी समीकरण को अगर आप देखते हैं, उसे समझते हैं, तो वहां आपको बीजेपी कमजोर नजर आती है। महाकौशल क्षेत्र में विधानसभा की कुल 49 सीटें हैं। वर्ष 2013 में बीजेपी ने 49 में से 34 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि कांग्रेस को 14 सीटों से संतोष करना पड़ा। लेकिन वर्ष 2018 में बीजेपी की संख्या घट जाती है और 20 पर पहुंच जाती है बीजेपी, जबकि कांग्रेस की संख्या बढ़ जाती है और वो 28 पर पहुंच जाती है। महाकौशल में जबलपुर, छिंदवाड़ा, कटनी, सिवनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी और बालाघाट जिले आते हैं। कमलनाथ दरअसल इसी क्षेत्र से आते हैं, इसलिए यहां चुनौती बीजेपी के सामने बड़ी हो जाती है। महाकौशल के नरसिंहपुर सीट से प्रहलाद पटेल को उतारकर बीजेपी ने पार्टी कार्यकर्ताओं में नई जान फूंक दी और इस इलाके में आदिवासी वोटर भी बड़ी संख्या में भूमिका निभाते हैं
और बीजेपी भी इस सच को समझती है। इसलिए आपको याद होगा कि शहडोल में प्रधानमंत्री मोदी का वो दौरा जिसमें वो आदिवासियों के साथ खाट संवाद करते थे, यानी वहां पर वो पहुंचे और खाट पर बैठकर आदिवासियों के साथ जैसा वहां पर लोकल स्थिति में होता है वैसे ही संवाद किया। और बीजेपी की लिस्ट में जो तीसरा चौंकाने वाला नाम है वो है केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का। फग्गन सिंह कुलस्ते इस समय मंडला लोकसभा सीट से सांसद है और बीजेपी ने मंडला जिले की निवास विधानसभा से उन्हें प्रदेश चुनाव में उतारा है। 6 बार से लोकसभा सदस्य हैं ये और 1 बार राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। वाजपेयी सरकार में ये मंत्री भी थे और मोदी सरकार में भी कुलस्ते साहब मंत्री हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते 1990 में निवास से विधायक चुने गए थे और 2003 से 2013 तक फग्गन सिंह के छोटे भाई राम प्यारे कुलस्ते चुने जाते रहे। 2018 में कांग्रेस ने निवास सीट पर कब्जा कर लिया, इसलिए बीजेपी ने यहां भी रणनीति बदल दी। इस मुद्दे पर हमने आज पब्लिक पोल भी किया, यानी हमने आपकी राय जाननी चाहिए। हम आपके ओपिनियंस को जानना चाहते थे कि आप क्या सोचते हैं, जिसमें हमने ये सवाल पूछा कि क्या विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्रियों समेत सांसदों को टिकट देना पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। अब कितने प्रतिशत लोग इसे मास्टर स्ट्रोक मानते हैं ये हम आपको गाइड के आखिरी हिस्से में बताएंगे। लेकिन आपसे जुड़ी